चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर IAS 12 इनकम टैक्सेस का स्टैंडर्ड देख रहे थे और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक सवाल होमवर्क में दिया था जो कि स्प्रिंग 2012 की अटेम्प्ट का सवाल है। 21 मार्क की वेटेज है एप्रिकॉट लिमिटेड के नाम से। तो रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं। इस सवाल को कहता है The following information relates to Apricot Limited, a listed company for the financial year ended 31 दिसंबर 2011। हमारे पास एप्रिकॉट लिमिटेड का 31 दिसंबर 2011 का डेटा अवेलेबल है। रिक्वायरमेंट को अगर देखें तो रिक्वायरमेंट में हमें कहता है प्रिपेयर अ नोट ऑन टैक्सेशन फॉर इंक्लूजन इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011, गिविंग अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू करंट टैक्सेशन एंड डेफर्ड टैक्सेशन इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स फॉर 2010 and a reconciliation to explain the relationship between the tax expense and the accounting profit। सर हमें एक टैक्सेशन का नोट बनाना है, टैक्स एक्सपेंस का ब्रेकअप और टैक्स रिकंसिलिएशन हम बना रहे होंगे 2010 के लिए 2011 के लिए। अब इंफॉर्मेशन को रीड करें तो पॉइंट नंबर 1 में कहता है द प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर एंड अमाउंट्स टू ₹60 million, 2010 45 million। द अकाउंटिंग एंड टैक्स रिटन डाउन वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2010 was 95 million and 90 million respectively। Accounting depreciation for the year 2000 for the year is 10 and 2010 9 million, whereas tax depreciation for the year is 8 million and 2010 7 million। इन्होंने हमें 31 दिसंबर 2010 पे कैरिंग वैल्यू और टैक्स बेस दिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, और 2010 और 2011 के अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन के नंबर दिए। पॉइंट नंबर 3, ड्यूरिंग द ईयर AL sold a machine for ₹3 million and recognized a profit of 0.5 million। The tax written down value of the machine as on 31 December 2010 was 2 million। There were no other additions or disposal of fixed asset in 2010 and 11। कह रहा है 2011 में हमने एक मशीन सेल की 3 मिलियन की और इस पे 0.5 का गेन कमाया है, यानी कि डिस्पोजल के वक्त जो उसकी कैरिंग अमाउंट है वो कितनी थी 2.5, और इस एसेट की जो टैक्स बेस है वो 2 मिलियन है। और हमने क्या कहते हैं 2010-2011 में इसके अलावा कोई एडिशन डिलीशन नहीं की है। पॉइंट नंबर 4, company earned capital gain of 6 million 2010 nil on sale of shares of listed company and this income is exempt from tax। 2011 में 6 मिलियन का कैपिटल गेन है जो कि exempt from tax है। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, bad debt expense recognized during the year was 5 million and 2010 7 million and bad debt written off during the year is 3 million 2010 4 million। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 में हमें bad debt expense और bad debt written off का डेटा दिया है। पॉइंट नंबर 7, the deferred tax liability and provision for bad debt on 31 December 2009 was ₹18.9 and 9 million respectively। हम इन्होंने 31 दिसंबर 2009 पे deferred tax liability का बैलेंस दिया 18.9 और provision for bad debt दिया 9 million and the company assessed brought forward losses up to 31 दिसंबर 2009 amounts to ₹19.5 million। और 31 दिसंबर 2009 पे हमारे पास unused brought forward losses थे 19.25 मिलियन के। एप्लीकेबल टैक्स रेट हमारे पास 30% है। तो आसान सवाल है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट इस सवाल में कवर किए गए। तो मैं सॉल्व करवा देता हूं इस सवाल को। चलिए सर मैं सॉल्व करवा देता हूँ इस सवाल को। हमारे पास स्प्रिंग 2012 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 5 है एप्रिकॉट लिमिटेड के नाम से। सबसे पहले हम करंट टैक्स की वर्किंग करते हैं और उसके बाद फिर हम डेफर्ड टैक्स को भी देख लेंगे। सर करंट टैक्स की वर्किंग हमें 2 सालों के लिए करनी है। करंट टैक्स की वर्किंग हमें 2 सालों के लिए करनी है, 2011 और 2010। अब सवाल में जो इन्फॉर्मेशन जो कि करंट टैक्स की कैलकुलेशन में रेलेवेंट है उनको अकॉर्डिंगली प्लॉट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर दिया है। सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि 2011 का है 60 मिलियन और 2010 का है 45 मिलियन। फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 2 में अकाउंटिंग और टैक्स डेपोजिशन का डेटा है 2009 का 2010 का। तो हम अकाउंटिंग डेपोजिशन को ऐड कर देंगे, टैक्स डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे।
9 में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 9 मिलियन, 2010 में 10 मिलियन, तो 9 और 10, और हमारे पास टैक्स डेप्रिसिएशन 2010 में 7 मिलियन, 2011 में 8 मिलियन, तो 7 और 8 मिलियन, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड अ मशीन फॉर 3 मिलियन एंड रिकॉग्नाइज्ड अ गेन ऑफ 0.5 मिलियन। हमने एक मशीन 3 मिलियन की बेचकर अकाउंट्स में 0.5 का गेन रिकॉर्ड किया, यानी कि अकाउंट में उसकी अकाउंट्स में उसकी कैरिंग वैल्यू 2.5 थी। टैक्स लॉ में टैक्स बेस इसकी 2 मिलियन थी, तो इसका मतलब है कि 2011 में जो अकाउंटिंग गेन है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो वो हमने टैक्स पर्सपेक्टिव से कंसिडर नहीं करना, तो मैं अकाउंटिंग गेन को अंडू करने के लिए लेस कर देता हूं, क्योंकि अकाउंटिंग गेन इस 60 में शामिल है, और जो टैक्स गेन होना चाहिए था उसको हम अकाउंट फॉर कर लेते हैं। कैसे? 3 मिलियन का बेचा, 2 मिलियन की टैक्स बेस थी, यानी कि 1। सिंपल है। फिर पॉइंट नंबर 6 में कहता है कि हमने कैपिटल गेन की इनकम कमाई जो कि एग्जेम्प्ट है, तो कैपिटल गेन की इनकम चूंकि एग्जेम्प्ट है तो इसे यहां से हटा देते हैं, और ये एक हमारे लिए परमानेंट डिफरेंस बन गया। कैपिटल गेन की इनकम हमने 2010 में नहीं कमाई, 2011 में कमाई है 6 मिलियन, जो कि इसमें शामिल है, तो एक्सक्लूड करने के लिए लेस कर दें। पॉइंट नंबर 5 में बैड डेट एक्सपेंस और बैड डेट राइट ऑफ का डेटा दे रहा है, तो बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से एक्सपेंस है, और बैड डेट राइट ऑफ टैक्स के पर्सपेक्टिव से एक्सपेंस है, तो अकाउंट्स में जो एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है उसे अंडू करने के लिए ऐड कर देते हैं, दैट इज 5 मिलियन एंड 7 मिलियन, और जो राइट ऑफ्स हुए हैं जो टैक्स में एक्सपेंस है वो कितना है? 3 मिलियन और 4 मिलियन। फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 7 में ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और प्रोविजन का डेटा दिया है, पॉइंट नंबर 8 में लॉसेस का डेटा दिया है। तो हमारे पास फिलहाल दोनों सालों की टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, एंड दिस टैक्सेबल इनकम इज बिफोर लॉस, बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ लॉस, 50 और 58.5। 2010 में हमारे पास टैक्सेबल इनकम बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ लॉस आ गई 50, और 2011 में 58.5। फिर पॉइंट नंबर 8 में इन्होंने बताया था कि कंपनी के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस से 19.25 के, कंपनी टैक्सेबल इनकम से हम ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को एडजस्ट करेंगे। 2011 में ही हम इनफ इनकम है कि हम सारा का सारा लॉस एडजस्ट कर सकते हैं। 2010 में ही सारा का सारा लॉस एडजस्ट कर सकते हैं, 2011 के लिए कोई भी लॉस नहीं बचा है। तो ये हमारे पास 20.75, 30.75 और 58.5 की टैक्सेबल इनकम आफ्टर लॉस आ गए। अब इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर हम करंट टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली, और करंट टैक्स का रेट हमें सवाल में दिया हुआ है 35%। 10.76, 20.47। तो ये हमें इन्होंने करंट टैक्सेस के नंबर हमने वर्कआउट कर लिए हैं। इसके बाद डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन पे आते हैं। अब डेफर्ड टैक्स हम पहले कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट अप्रोच से। तो हमारे पास एक फॉर्मेट में ड्रॉ करता हूं जिसमें मैं पहले कैरिंग वैल्यू लिखता हूं, फिर टैक्स बेस। तो हमारे पास डिफरेंशियल अगर पॉजिटिव आया तो दिस इज टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और अगर नेगेटिव आया तो दिस इज डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अब हमारे पास सवाल में इतना डेटा है, एक तो हमें पॉइंट नंबर 8 में इन्होंने 31 दिसंबर 2009 पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस दिया हुआ है 18.9। हमें 31 दिसंबर 2010, 31 दिसंबर 2011 पे डेफर्ड टैक्सेस के अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फॉर द ईयर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस या इनकम फॉर द ईयर 2010 एंड 2011 बैलेंसिंग नंबर टी अकाउंट में बैलेंसिंग नंबर आ जाएगा। अब देख लेते कौन कौन सी चीजें रेलेवेंट इस डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन के लिए। सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डेटा दिया है, तो मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टी अकाउंट बना लेता हूं। एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टी अकाउंट बनाते हैं फ्रॉम अकाउंट्स पर्सपेक्टिव, एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टी अकाउंट बनाते हैं फ्रॉम टैक्स पर्सपेक्टिव। अब ये टी अकाउंट होगा कैसा? सर 2009 की ओपनिंग आ रही होगी,
2009 की क्लोजिंग आ रही होगी, सॉरी 2010 की ओपनिंग आ रही होगी, 2010 की क्लोजिंग आ रही होगी। जो 2010 की क्लोजिंग है वो 2011 की ओपनिंग और फिर 2011 की क्लोजिंग। इसी तरीके से टैक्स में भी 2010 की ओपनिंग, 2010 की क्लोजिंग, फिर जो 2010 की क्लोजिंग है वो 2011 की ओपनिंग और 2010 की क्लोजिंग कैलकुलेट कर ली। इन्होंने पॉइंट नंबर 2 में कहा है The accounting and tax written down value of the asset on 31 दिसंबर 2010 was 95 and 90 million respectively. 31 दिसंबर 2010 पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैरिंग वैल्यू 95 और टैक्स बेस 90 है। तो जो 2010 का क्लोजिंग है वो 2011 का ओपनिंग हो जाएगा, सही है। फिर इसी पॉइंट में इसने आगे कहा है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2011 इज 10 मिलियन एंड 2010 इज 9 मिलियन। तो सर 2011 में मैं अकाउंट्स के टी अकाउंट में 11 है ना, 10 है, और 2009 में कितना 9 मिलियन। सर 2011 में 10 है, सॉरी 2011 में 10 है और 2010 में 9 मिलियन है, सही लिखा है ना हमने, 2010 में 9 मिलियन, 2011 में 10 मिलियन। और इसी में आगे लिखता है whereas tax depreciation for the year is 8 million, 2010 7 मिलियन। तो हमारे पास 2010 में टैक्स डेप्रिसिएशन आ जाएगा 7 मिलियन और 2011 में टैक्स डेप्रिसिएशन आ जाएगा 8 मिलियन। अच्छा, अब फॉरेन से बैलेंसिंग नंबर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 3 में एक और एडजस्टमेंट है। पॉइंट नंबर 3 में कहता है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड अ मशीन फॉर 3 मिलियन एंड रिकॉग्नाइज्ड अ गेन ऑफ 0.5 मिलियन एंड द टैक्स डेबिलिटी ऑफ द मशीन एट 31 दिसंबर 2010 वाज 2 मिलियन। हमने 2011 में एक मशीन बेची है जिसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है 3 माइनस 0.5 2.5, 3 की बेच के 0.5 का गेन कमाया, यानी कि इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है 2.5 और टैक्स बेस इसकी कितनी है सर, टैक्स बेस इसकी 2 मिलियन। तो अब मैं 2010 2011 2010 2011 के ओपनिंग क्लोजिंग कैलकुलेट कर सकता हूँ। 95 प्लस 9 तो ओपनिंग कितना होगा 104, 95 माइनस 10 माइनस 2.5 सॉरी 82.5। इसी तरह 90 प्लस 7 97 और 90 माइनस 8 माइनस 2 80। तो ये हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट्स पर्सपेक्टिव से और टैक्स पर्सपेक्टिव से दोनों सालों का कंप्लीट टी अकाउंट बना लिया। अब इसे डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन में प्लॉट कर देते हैं। एक दफा हम डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करेंगे 31 दिसंबर 2010 में, एक दफा हम डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करेंगे 31 दिसंबर 2011 में। तो हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सर 31 दिसंबर 2010 पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कैरिंग वैल्यू 95, टैक्स बेस है 90, तो 95 की कैरिंग वैल्यू 90 की टैक्स बेस। 31 दिसंबर 2011 पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैरिंग वैल्यू है 82.5 और टैक्स बेस है 80, तो 82.5 और 80 ठीक हो गया। फिर हमें पॉइंट नंबर 4 में कैपिटल गेन का डेटा दिया था जो कि एग्जाम्प्ट है, यानी कि परमानेंट डिफरेंस है, यानी कि इस पे डेफर्ड टैक्स इंप्लीकेशन कोई नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7 में प्रोविजन फॉर बैड डेट और बैड डेट एक्सपेंस और रिटर्न ऑफ 2 सालों का डेटा अवेलेबल है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट का पूरा टी अकाउंट बन सकता है। सर पॉइंट नंबर 7 में प्रोविजन फॉर बैड डेट का हमें 31 दिसंबर 2009 का नंबर दिया है 9 मिलियन, तो ओपनिंग आ जाएगा 9 मिलियन। सर प्रोविजन फॉर बैड डेट इज अ लायबिलिटी, इस कॉन्ट्रा ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, तो इसका नेचर लायबिलिटी का होता। अब हमारे पास जो बैड डेट एक्सपेंस है वो क्रेडिट साइड पे और जो राइट ऑफ्स है वो डेबिट साइड पे, तो हमारे पास क्लोजिंग आ जाएगा 2010 का एक्सपेंस कितना है 7 और 2010 के राइट ऑफ कितना है 4 मिलियन, तो क्लोजिंग आ गया 14 सॉरी 12। 2010 का क्लोजिंग 2012 का ओपनिंग 2011 का ओपनिंग बन जाएगा, फिर 2011 का एक्सपेंस 5 और 2011 के राइट ऑफ 3,
तो हमारे पास 31 दिसंबर 2011 पे 14 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ये हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट के टी अकाउंट बना लिए 2 सालों के। इसे अपनी डेफर्ड टैक्स की मूवमेंट में प्लॉट करें अगर, तो हमारे पास प्रोविजन फॉर बैड डेट, अब मैं अपने फॉर्मेट में एसेट्स को पॉजिटिव, लायबिलिटीज को नेगेटिव रखूंगा। तो 31 दिसंबर 2010 पे प्रोविजन की कैरिंग वैल्यू है 12 और टैक्स बेस कितनी है 0, क्योंकि टैक्स वाला रिटर्न ऑफ के बेसिस पे मानता है, प्रोविजन को मानता ही नहीं है। इसी तरह 2011 पे प्रोविजन फॉर बैड डेट, सर अकाउंट्स में कैरिंग वैल्यू है 14 और टैक्स बेस है 0। तो मेरा ख्याल है कि सवाल में तो एसेट और लायबिलिटीज में सिर्फ यही 2 चीजें थी जिनकी हमें कैरिंग वैल्यू और टैक्स बेस वर्कआउट करनी थी। लेकिन एक और चीज है लॉसेस। तो हमारे पास 2011 की वर्किंग में मैं लिख देता हूं अनयूज्ड टैक्स लॉस, 2011 2010 2011 की वर्किंग में लिख देता हूं अनयूज्ड टैक्स लॉस। अब हमारे पास पॉइंट नंबर 8 में बताया है कि 31 दिसंबर 2009 पे 19.25 के अनयूज्ड लॉसेस थे और वो सारे लॉस हमने 2010 में एडजस्ट कर दिए। तो 2010 के आखिर में कितना लॉस रह गया, कुछ भी नहीं। 2011 के आखिर में कितना लॉस रह गया, कुछ भी नहीं। वर्किंग में ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं है। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। 95 माइनस 90 5 माइनस 12 माइनस 0 माइनस 12 और ये 0, तो ये आ जाएगा -7। अब -7 का मतलब ये डिडक्टेबल डिफरेंस है और इस पे जब मैं 35% अप्लाई करूंगा तो 2.45 का डेफर्ड टैक्स एसेट आएगा। फिर 82.5 माइनस 80 2.5 माइनस 14 माइनस 0 माइनस 14 और 0, तो ये सॉरी 11.5 नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये डिडक्टेबल डिफरेंस है। इस पे जब मैं 35% अप्लाई करूंगा तो 4.025 का हमारे पास डेफर्ड टैक्स एसेट आ जाएगा। अब हमारे पास 31 दिसंबर 2009 पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का नंबर 18.9, 31 दिसंबर 2010 31 दिसंबर 2011 पे हमने डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट इजीली बना सकते हैं। इन्होंने सवाल में बताया कि 31 दिसंबर पॉइंट नंबर 7 में कि 31 दिसंबर 2009 पे डेफर्ड टैक्स का बैलेंस है 18.9 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का। तो मैं ओपनिंग लिख देता हूं 18.9। 31 दिसंबर 2010 पे हमें डेफर्ड टैक्स एसेट चाहिए, तो एसेट का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा ना, तो ये आ जाएगा 2.45। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है अगले साल के लिए ओपनिंग बन जाएगा 2.45 और 2011 पे क्लोजिंग बैलेंस है अगेन एसेट 4.025। तो ये हमने 2 सालों का डेफर्ड टैक्स अकाउंट बना लिया। अब इस केस में 2010 में हमारे पास बैलेंसिंग डेबिट साइड पे आ रहा है, तो ये डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस है क्योंकि हम लायबिलिटी को, हाँ सॉरी इनकम है कितना 21.35। अच्छा 2011 में देखो 2010 में लायबिलिटी एसेट में कन्वर्ट हो रही है तो इस वजह से इतनी इनकम आ रही है। 2011 में एसेट है, एसेट ही है क्लोजिंग में भी, लेकिन वो बढ़ रहा है तो भी कुछ ना कुछ इनकम आ रही है। डेफर्ड टैक्स इनकम बैलेंसिंग 1.575। क्या ही समझ आता है मैं आता? बस अब हमें डेफर्ड टैक्स के नंबर कैलकुलेट कर लिए, करंट टैक्स कैलकुलेट कर लिया था। अब हमें टैक्सेशन का नोट बनाने की जरूरत है। टैक्सेशन के नोट पे आते हैं। सर हम जो डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना सीख रहे हैं अभी, या डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ये हम डेफर्ड टैक्सेस कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग द बैलेंस शीट अप्रोच। कि साल के आखिर में एसेट और लायबिलिटीज की कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस किया है। टैक्स वाला राइट ऑफ की बेसिस पे अलाउ कर रहा है, लेकिन टैक्स वाला कोई प्रोविजनिंग नहीं कर रहा। तो कोई साल के आखिर में आउटस्टैंडिंग प्रोविजन टैक्स की बुक्स में है ही नहीं।
जब पीनल अप्रोच से करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ देखेंगे इसको। यहाँ देखिए सर, टैक्सेशन का नोट बनाते हैं, कोई भी नोट नंबर दे दें, लेट्स से नोट नंबर 18, टैक्स एक्सपेंस। 2 सालों का टैक्स एक्सपेंस की मूवमेंट और नोट बनाना है 2011 2010। अब टैक्स एक्सपेंस के नोट में एक तो ब्रेकअप आ जाएगा टैक्स एक्सपेंस का, जिसमें हमारे पास करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, और एक और चीज आने वाले वक्त में आप पढ़ेंगे प्रायर ईयर टैक्स। ये 3 चीजें हमारे पास टैक्स एक्सपेंस के ब्रेकअप में आ रही होंगी। फिर एक हमें रिकंसिलिएशन बनानी होती है 18.1, रिकंसिलिएशन बिटवीन टैक्स ऑन पीबीटी एंड टैक्स एक्सपेंस। सर हमारे पास दोनों सालों का प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर अवेलेबल है 60 और 45। अच्छा पहले हम इसको पूरा कर देते हैं। हमने करंट टैक्स कैलकुलेट किया 2010-2011 में 10.76 और 20.47। प्रायर ईयर टैक्स तो सवाल में है ही नहीं। डेफर्ड टैक्सेस हमने कैलकुलेट किए हैं 2010 में 21.35 की इनकम और 2011 में 1.575 की इनकम। तो मेरे पास नेट टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा 10.59 समझ आ रहा है आपको? 18.89 राउंड ऑफ तो नहीं कर दिया? 18.895। ये दोनों सालों का हमने टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट कर लिया। अब रिकंसिलिएशन बनाएंगे तो पता चल जाएगा सवाल सही किया भी है या नहीं। मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नंबर रख दिए, इस पे अप्लाई करूंगा टैक्स ऑन पीबीटी एट एप्लीकेबल रेट दैट इज 35%। तो 60 और 45 का 35%, 21 और 15.75। अब इन नंबर्स को मुझे रिकंसाइल करना है अपने टैक्स एक्सपेंस के नंबर से। टैक्स एक्सपेंस है 18.895 और 10.59। अभी फौरन रिकंसाइल नहीं कर रहा। अब देखें, अकाउंटिंग प्रॉफिट पे अप्लाई किया टैक्स रेट और टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट किया करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। तो वो सारी चीजें जो अकाउंट्स और टैक्स में कॉमन है वो सारी आ गई। वो सारी चीजें जो अकाउंट्स और टैक्स में कॉमन नहीं है लेकिन टेम्परेरी नेचर का डिफरेंस है, टाइमिंग नेचर का डिफरेंस है, उसमें भी डेफर्ड टैक्स आ गया। लेकिन वो चीज जो कि परमानेंट डिफरेंस है, जो अकाउंट्स में है टैक्स में नहीं है, टैक्स में है अकाउंट्स में नहीं है, वो चीजें यहाँ अभी भी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, उनको हम रिकंसिलिएशन का पार्ट बना देते हैं। इतनी देर बाद तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि मैं गलत क्लास में बैठा हूँ। स्केड्यूल नहीं आता ना, ग्रुप में ऐड नहीं था। अगर हम 2011 को देखें फिलहाल, तो सर 2011 में कोई ऐसी चीज थी जो परमानेंट डिफरेंस थी? यस सर, 6 रुपए का कैपिटल गेन था। तो हमारे पास एक रिकंसिलिंग आइटम आ जाएगा परमानेंट डिफरेंस। अब गौर से समझिएगा, 6 रुपए की एग्जेम्प्ट इनकम इस 60 में शामिल है। तो जब तुमने 60 पे टैक्स रेट लगाया तो तुमने 6 पे भी टैक्स रेट लगा दिया। और टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करते वक्त हमने कैपिटल गेन की एग्जेम्प्ट इनकम पे टैक्स कैलकुलेट नहीं किया। तो यहाँ 6 का 35% है, यहाँ 6 का 35% नहीं है। तो 2.1, अब 21 में से 2.1 माइनस करें तो क्या ये बन रहा है? क्या ये बन रहा है? 18.9 बन रहा है। हमने यहाँ राउंड ऑफ कर दिया। तो 2011 तो रिकंसाइल कर गया। 2010 में कोई रिकंसिलिंग आइटम है? सर 2010 में कोई रिकंसिलिंग आइटम फिलहाल नजर आ नहीं रहा, तो हमारे पास स्टिल ये रिकंसाइल नहीं कर रहा।
अब क्यों रिकंसाइल नहीं कर रहा, इसकी एक वजह है, कॉपी करने यहाँ तक तो फिर मैं रीजन बताता हूँ कि रिकंसाइल क्यों नहीं कर रहा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 2010 के डेफर्ड टैक्स को देख देंगे। 2010 में जो टैक्स एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस की रिकंसिलेशन हमने बनाई है वो रिकंसाइल क्यों नहीं कर रही। देखिए अगर आप गौर करें ना इस टैक्स के नोट पे, तो इसमें पीबीटी पे 35% लगाया जा रहा है और इस नंबर को टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर से रिकंसाइल करवाया जा रहा है। टैक्स एक्सपेंस का नंबर तीन चीजों के टोटल से आ रहा है, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स और प्रायर ईयर टैक्स। करंट टैक्स हमने आइसोलेशन में कैलकुलेट किया कि हमने पीबीटी में कुछ चीजें एड लेस की तो टैक्सेबल इनकम आ गई, कि टैक्सेबल इनकम पे रेट लगाया तो करंट टैक्स आ गया। डेफर्ड टैक्स जो हमने कैलकुलेट किया वो डेफर्ड टैक्स या टी अकाउंट से कैलकुलेट किया कि डेफर्ड टैक्स के ओपनिंग क्लोजिंग हमारे पास या तो अवेलेबल था या हमने कैलकुलेट किया, जो बैलेंसिंग था वो हमारा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस या इनकम फॉर द ईयर आ गया। अब अगर ये नंबर बैलेंसिंग आ रहा है तो ये उसी वक्त सही होगा जब आपने ओपनिंग क्लोजिंग सही कैलकुलेट किया हो। अगर ये डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस या डेफर्ड टैक्स इनकम का नंबर हम बैलेंसिंग ले रहे हैं तो ये सही उसी वक्त कैलकुलेट होगा जब डेफर्ड टैक्सेस का ओपनिंग या क्लोजिंग दोनों सही होगा। दोनों में से कोई एक या दोनों गलत हो तो हमारे पास फॉर द ईयर एक्सपेंस या इनकम का नंबर सही नहीं आएगा। 2011 रिकंसाइल कर रहा है, यानी कि 2011 के लिए ओपनिंग क्लोजिंग सही था तो वो रिकंसाइल भी कर गया। 2010 में मसला ये है कि ये वाला नंबर तो मैंने खुद कैलकुलेट किया है, लेकिन ये नंबर सवाल में गिवन था और ये जो नंबर सवाल में गिवन था ये नंबर इनकरेक्ट था। ये आईकेप के कुछ पुराने पास पेपर्स में, सीए फाइनल में और कैफ लेवल के एग्जाम में ये गलतियां हुई हैं कि इन्होंने ओपनिंग डेफर्ड टैक्स ही गलत कैलकुलेट करके दिया हुआ है। लेकिन रिसेंट 10-12 अटेम्प्ट के सवालों में ऐसा नहीं हुआ। ये पुराने सवालों में ऐसा हुआ कि जो उन्होंने ओपनिंग कैलकुलेट के दे दिया ना, वही एक आउट ऑफ द बॉक्स नंबर प्लॉट कर दिया, जिसकी वजह से फिर हमारी डेफर्ड टैक्स की रिकंसिलेशन रिकंसाइल नहीं कर। अब इस सवाल में इतना डेटा है कि मैं ये ओपनिंग नंबर को भी रिकैलकुलेट कर सकता हूं। इस सवाल में हमारे पास इतना डाटा है कि हम इस ओपनिंग नंबर को भी रिकैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, जो हमने डेफर्ड टैक्सेस की वर्किंग की 31 दिसंबर 2010, 31 दिसंबर 2011 पे, मैं एक और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करता हूं 31 दिसंबर 2009 पे। हमारे पास प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट और अनयूज्ड टैक्स लॉ। सर हमने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की जो मूवमेंट बनाई उसमें हमारे पास 31 दिसंबर 2010, 31 दिसंबर 2011 के क्लोजिंग नंबर आ गए। जो 2010 का ओपनिंग है वो 2009 का क्लोजिंग है, तो ओपनिंग कितना है, कैरिंग वैल्यू 104, टैक्स बेस 97। इसी तरह प्रोविजन का हमने मूवमेंट बनाया तो 2010 का जो ओपनिंग है वो 31 दिसंबर 2009 का क्लोजिंग होगा, वो कितना है 9, और इसकी टैक्स बेस कितनी है 0। और हमारे पास 31 दिसंबर 2009 पे पॉइंट नंबर 8 में लिखा था कि कुछ अनयूज्ड टैक्स लॉसेस भी थे 19.25 के, जिसकी कोई कैरिंग वैल्यू नहीं है, लेकिन टैक्स बेस कितनी है 19.25। तो अब अगर मैं डेफर्ड टैक्स रिकैलकुलेट करूं 104 माइनस 97, 7 माइनस 9 माइनस 0 माइनस 9, 0 माइनस 19.25 माइनस 19.25। तो साल के शुरू में हमारे पास डिडक्टेबल डिफरेंस 21.25। 21.25 का मतलब है कि इसका 35% साल के शुरू में डेफर्ड टैक्स एसेट होना चाहिए था 7.44। इन्होंने तो उल्टा लायबिलिटी कैलकुलेट करके दे दी 18.9 की। तो इस सवाल में पंगा ये कि ये जो नंबर यहाँ गिवन है ना, यही गलत है। अगर मैं एक्यूरेट 7.44 का डेफर्ड टैक्स एसेट रखूं ओपनिंग में डेफर्ड टैक्स एसेट 7.44 का, क्लोजिंग में डेफर्ड टैक्स एसेट चाहिए 2.45 का, तो हमारे पास फॉर द ईयर एक्सपेंस नहीं, सॉरी फॉर द ईयर इनकम नहीं, बल्कि फॉर द ईयर एक्सपेंस आ जाएगा 4.99। अब इस 4.99 को अपने रिकंसिलेशन में प्लॉट करें तो सर करंट टैक्स था 10.76, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आया 4.99, तो टोटल करंट टैक्स एक्सपेंस हो गया 15.75, और विदाउट एनी रिकंसिलिंग आइटम ये 15.75 हमारा टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट से मैच कर रहा है। क्या ये समझ आता है?
अब इस सवाल में तो इतना डेटा था कि मैं 31 दिसंबर 2009 की भी डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर सकता था। व्हाट इफ कि ये डेटा ना होता, तो भी डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने का एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं डेफर्ड टैक्स यूजिंग पीएनएल अप्रोच। ये जो हमने डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन पहली, दूसरी, तीसरी और 8वीं क्लास में अप्लाई की है, ये हम अब तक डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं बैलेंस शीट अप्रोच से। कॉपी करें इसे, तो फिर हम ये देखते हैं कि अगर इसी सवाल में मुझे डेफर्ड टैक्स पीएनएल अप्रोच से कैलकुलेट करनी हो तो वो किस तरह से वर्कआउट की जाएगी। पहले कॉपी कर लें इसे। यहाँ देखिए सर, अब तक जो हमने डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन पढ़ी, डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन अप्लाई की, वो सारी जो डेफर्ड टैक्सेस हम कैलकुलेट कर रहे थे वो सारा डेफर्ड टैक्स बैलेंस शीट अप्रोच से वर्कआउट किया जा रहा था, जिसमें हमारे पास साल के स्टार्ट में या साल के एंड में डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी का नंबर वर्कआउट होता था, और फिर हम बैलेंसिंग फॉर द ईयर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस या बैलेंसिंग फॉर द ईयर डेफर्ड टैक्स इनकम कैलकुलेट कर रहे थे। एक और तरीकेकार भी है जिसके तहत हम डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसको हम कहते हैं डेफर्ड टैक्स यूजिंग पीएनएल अप्रोच। अब ये जो डेफर्ड टैक्स यूजिंग पीएनएल अप्रोच आप लोगों को सिखाया जा रहा है, ये स्टैंडर्ड में कहीं भी डिस्कस नहीं है। स्टैंडर्ड में पीएनएल अप्रोच का कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया गया। ये एक जुगाड़ तरीका है डेफर्ड टैक्स को कैलकुलेट करने का। अब ये जुगाड़ तरीका है डेफर्ड टैक्स को कैलकुलेट करने का, तो एग्जाम में आपने ये यूज नहीं करना अनलेस कि कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए कि बैलेंस शीट का डेटा ही अवेलेबल ना। स्टैंडर्ड में डेफर्ड टैक्स को डिफाइन किया गया है कि ऐसा प्रॉक्सी दैट इज कैलकुलेटेड ऑन टेम्परेरी डिफरेंसेस, और टेम्परेरी डिफरेंसेस को डिफाइन किया गया द डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग वैल्यू एंड टैक्स बेस। यहाँ जो मैं सारी बातें बताऊंगा, ये सारी बातें जुगाड़ के तौर पे अप्लाई की जाती है, तो यानी कि ये रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है एग्जाम के सवालों को या एग्जाम के में अपने पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। हाँ, फोर्स सिचुएशन में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि सवाल में डेटा ही नहीं है बैलेंस शीट का, तो फिर हम वहां पे मजबूरी में पीएनएल अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक आईकेप के पास पेपर में अगर 20 सवाल है तो उसमें से शायद 1 या 2 सवाल ऐसे हैं जो कि पीएनएल अप्रोच से करना पड़ेगा, बाकी 18-19 सवाल ऐसे हैं जो कि हमारे बैलेंस शीट अप्रोच से सॉल्व हो सकते हैं। अब देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करूं, फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने बाय की जिसकी कॉस्ट है 100 रुपए, तो अकाउंट्स में भी इसकी कॉस्ट 100 रुपए, टैक्स में भी इसकी कॉस्ट 100 रुपए। फिर आपने इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया, लेट से अकाउंट में 20, टैक्स में 30, तो आपके पास कैरिंग वैल्यू आ जाती है 80 और टैक्स बेस आ जाती है 70। आप कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस से कंपेयर करते हो, अगर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा हो तो अराइज होने वाला डिफरेंस टैक्सेबल डिफरेंस होता है, और इस टैक्सेबल डिफरेंस के ऊपर आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करते हो। लेकिन अगर इसी को जरा सोचो कि ये कब हो रहा है कि एसेट्स में कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस से ज्यादा आ रही है, ये उस वक्त हो रहा है जब टैक्स का डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के डेप्रिसिएशन से ज्यादा आ रहा है। जब टैक्स का डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के डेप्रिसिएशन से ज्यादा आ रहा है तो उस वक्त ये कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है कि अकाउंटिंग की कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस से ज्यादा हो रही है, और ऐसे होने वाला डिफरेंस टैक्सेबल डिफरेंस है जिसमें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो यानी कि इसको देखते हुए मैं ये कंपेयर कर सकता हूं कि अगर मैं टैक्स एक्सपेंस अकाउंटिंग एक्सपेंस से ज्यादा है, तो अब जो टैक्स एक्सपेंस और अकाउंटिंग एक्सपेंस का डिफरेंस होगा सर, ये हमारा टैक्सेबल डिफरेंस होगा जिसके ऊपर हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करेंगे। डेफर्ड टैक्स पीएनएल अप्रोच से हमारे पास क्लोजिंग डेफर्ड टैक्सेस के नंबर आते हैं, फिर हम बैलेंसिंग फॉर द ईयर एक्सपेंस या फॉर द ईयर इनकम कैलकुलेट करते हैं। ये जो पीएनएल अप्रोच में हम काम करेंगे, इससे हमारे पास क्लोजिंग एसेट या क्लोजिंग लायबिलिटी का नंबर नहीं आएगा, बल्कि डायरेक्टली फॉर द ईयर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस या डेफर्ड टैक्स इनकम का नंबर कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये हमने एक रूल ड्राइव किया कि एसेट के केस में कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस से ज्यादा हो तो टैक्सेबल डिफरेंस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और ये पॉसिबल कब है, जब टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से ज्यादा है। यानी कि अगर टैक्स का एक्सपेंस अकाउंटिंग एक्सपेंस से ज्यादा है तो दोनों का डिफरेंस टैक्सेबल डिफरेंस है, और फिर इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब अगर मैं सारे रूल्स ड्राइव करूं, सर अगर टैक्स एक्सपेंस अकाउंटिंग एक्सपेंस से ज्यादा है तो अराइज होने वाला डिफरेंस टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है जिसके ऊपर आपने
डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, और इसी रूल को हम अपोजिट कर दें, यानी कि अगर टैक्स एक्सपेंस अकाउंटिंग एक्सपेंस से कम हो तो अब जो डिफरेंस हमारे पास अराइज होगा वो टैक्सेबल नहीं बल्कि डिडक्टेबल होगा। और इस पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डेफर्ड टैक्स इनकम वर्कआउट होगी। ऐसा ही होगा सर। एक्सपेंस के केस में अगर टैक्स एक्सपेंस अकाउंटिंग एक्सपेंस से ज्यादा है तो टैक्सेबल, एक्सपेंस के केस में अगर टैक्स एक्सपेंस अकाउंटिंग एक्सपेंस से कम है तो डिडक्टेबल। इनकम के केस में यही रूल्स अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि अगर टैक्स इनकम अकाउंटिंग इनकम से कम है तो अराइजन वाला डिफरेंस टैक्सेबल होगा, और अगर टैक्स इनकम अकाउंटिंग इनकम से ज्यादा है तो अराइजन वाला डिफरेंस डिडक्टेबल होगा। यानी कि पीनल अप्रोच में बेसिकली आप डिफरेंस लोगे बिटवीन टैक्स एक्सपेंस और इनकम एंड अकाउंटिंग एक्सपेंस और इनकम, और फिर अराइजन वाला डिफरेंस टैक्सेबल है डिडक्टेबल है वो किस तरह से कंक्लूड करोगे कि अगर टैक्स एक्सपेंस अकाउंटिंग एक्सपेंस से ज्यादा है या फिर टैक्स इनकम अकाउंटिंग इनकम से कम है तो अराइजन वाला डिफरेंस टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। अगर टैक्स एक्सपेंस अकाउंटिंग एक्सपेंस से कम है या फिर टैक्स इनकम अकाउंटिंग इनकम से ज्यादा है तो अराइजन वाला डिफरेंस डिडक्टेबल डिफरेंस और डेफर्ड टैक्स। अच्छा, ये सारी चीजें ना लॉजिकली भी सोची जा सकती है, ये तो मैं रूल बेस्ड बातें बता रहा हूँ ना, इसके पीछे लॉजिक क्या है देखो। अगर टैक्स एक्सपेंस अकाउंट्स के एक्सपेंस से आज ज्यादा है तो फ्यूचर में ऐसा होगा कि टैक्स का एक्सपेंस अकाउंट्स के एक्सपेंस से कम होगा, यानी फ्यूचर में जब टैक्स का एक्सपेंस अकाउंट के एक्सपेंस से कम होगा तो टैक्सेबल इनकम टैक्स में ज्यादा आएगी, और टैक्सेबल इनकम टैक्स में ज्यादा आएगी तो उस पर टैक्स लगेगा टैक्सेबल डिफरेंस। अगर टैक्स एक्सपेंस अकाउंटिंग एक्सपेंस से कम है तो इसका मतलब है कि आज टैक्स में कम खर्चा अलाउ हो रहा है, तो फ्यूचर में एक वक्त ऐसा भी आएगा जब टैक्स में ज्यादा खर्चा अलाउ होगा। जब टैक्स में फ्यूचर में ज्यादा डिडक्शन अलाउ होगी तो टैक्स सेविंग्स होंगी, डिडक्टेबल डिफरेंस डेफर्ड टैक्स इनकम। क्या समझ आता है? अब अगर इस मेथड को फॉलो करते हुए इसी सवाल को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहां भी मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, जिस तरह से बैलेंस शीट अप्रोच में सवालों को सॉल्व करने के लिए मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ था, मैंने यहां भी एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। बैलेंस शीट के सवालों में मैं डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने के लिए पहले कॉलम में कैरिंग वैल्यू, दूसरे कॉलम में टैक्स बेस, तीसरे कॉलम में डिफरेंस ले लेता था। एसेट्स की कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस पॉजिटिव रखता था, लायबिलिटीज की कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस नेगेटिव रखता था। डिफरेंशियल अगर पॉजिटिव आ जाए तो टैक्सेबल होता था, डिफरेंशियल अगर नेगेटिव आ जाए तो डिडक्टेबल होता था। यहां फॉर्मेट किया है कि आप पहले कॉलम में टैक्स एक्सपेंस रखें, दूसरे कॉलम में अकाउंटिंग एक्सपेंस रखें। अगर डिफरेंस पॉजिटिव आ जाए तो ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा, अगर डिफरेंस नेगेटिव आ जाए तो ये डिडक्टेबल। ये सिर्फ जुगाड़ एग्जाम में सवालों को जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ, ये आपको जिंदगी भर नहीं अप्लाई करनी, आपको लॉजिक आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए हर चीज। अब देखें, हम 2010 2011 इन 2 सालों का पीएनएल अप्रोच से डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करते हैं। पीएनएल अप्रोच से डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने के लिए इसमें क्या चीजें आएंगी वो सारी तुम्हें करंट टैक्स की वर्किंग से नजर आ जाएंगी। सबसे पहले अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन है सर, डेप्रिसिएशन। अब देखिए 2010 में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है 9, टैक्स डेप्रिसिएशन है 7, तो टैक्स एक्सपेंस 7, अकाउंटिंग एक्सपेंस 9। सर एक्सपेंस को माइनस नहीं रखेंगे, नहीं सर, यहाँ फॉर्मेट में हमने इसको एक्सपेंस को पॉजिटिव रखा है, एक्सपेंस को पॉजिटिव रखा है, अब मैं इनकम को नेगेटिव में दिखा रहा हूँ। 2011 में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है 10, टैक्स डेप्रिसिएशन है 8, तो टैक्स डेप्रिसिएशन है 8, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है 10। फिर उसके बाद अकाउंटिंग गेन एंड टैक्स गेन। अब ये गेन का नंबर 2011 में 2010 में नहीं है, तो यहां में शो नहीं कर रहा, यहां शो कर रहा हूं, गेन ऑन डिस्पोजल। सर अकाउंट्स में गेन है 0.5, टैक्स में गेन है 1,
इस फॉर्मेट में अगर मैं एक्सपेंसेस को पॉजिटिव रख रहा हूं तो इनकम को मैं नेगेटिव रखूंगा, तो 1 का गेन टैक्स में और 0.5 का गेन अकाउंट्स में। समझ आ रही है मैं सर? उसके बाद कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन एक ऐसी इनकम है जो कि एग्जेम्प्ट है, यानी कि परमानेंट डिफरेंस है, तो इस पे कोई डेफर्ड टैक्स इंप्लीकेशन नहीं आएगी। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट। अब अकाउंट्स में प्रोविजन टैक्स में राइट ऑफ, तो बैड डेट सर 2010 में अकाउंट्स में एक्सपेंस है 7, टैक्स में एक्सपेंस है 4, तो 4 और 7। 2011 में अकाउंट्स में एक्सपेंस है 5, टैक्स में एक्सपेंस है 3, तो 3 और 5। क्या ही समझ आता है हमें? तो यहां जो चीजें थी वो तो मैंने डेफर्ड टैक्स वर्किंग में प्लॉट कर दी। 2010 में तुम लॉस को भी एडजस्ट कर रहे हो, यानी कि एक तरीके से लॉस को एज अ एक्सपेंस क्लेम कर रहे हो, तो 2010 में ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस 19.25 का टैक्स एक्सपेंस है, क्योंकि टैक्स में इसकी डिडक्शन अलाउ हो रही है ना, और टैक्स में ऐसी कोई चीज नहीं है। अब बस डिफरेंशियल ले लें, 7 - 9 -2, 4 - 7 -3, 19.25 - 0, 19.25। अच्छा, ये फॉर्मेट मैंने ऐसे बनाया कि आपके रूल्स भी अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। देखिए कैसे, अगर टैक्स एक्सपेंस अकाउंटिंग एक्सपेंस से कम हो तो अराइजल वाला डिफरेंस कौन सा होता था? डिडक्टेबल। डिडक्टेबल। अगर टैक्स एक्सपेंस अकाउंटिंग एक्सपेंस से कम हो तो अराइजल वाला डिफरेंस कौन सा होता था? डिडक्टेबल। अगर टैक्स एक्सपेंस अकाउंटिंग एक्सपेंस से ज्यादा हो तो अराइजल वाला डिफरेंस कौन सा होता था? टैक्सेबल। तो नेट कितना आ रहा है? 14.25। इस पे 35% अप्लाई करूं, 4.99। या हमने बैलेंस शीट अप्रोच से भी यही डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट किया था 2010 में, सर वो नजर आ रहा है नोट में 4.99। 2011 में देखिए तो 8 - 10 -2 -1 -1 -0.5 -1 -0.5, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा -0.5। और 3 - 5 -2, तो हमारे पास ये 4.5 नेगेटिव आ गया, इसका 35% 1.58। क्या ये डेफर्ड टैक्स इनकम 2011 में आ रही है? यस सर, 2011 में देखे तो 1.57। यहां से जो डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट होगा वो फॉर द ईयर एक्सपेंस या फॉर द ईयर का नंबर होगा। बैलेंस शीट अप्रोच से जो डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट होगा वो डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग होगा, फिर फॉर द ईयर बैलेंसिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां पे हर वो चीज आएगी जो तुम्हें करंट टैक्स की वर्किंग में नजर आ रही है और जो परमानेंट डिफरेंस नहीं है। तो जो जो एक्सपेंसेस एडलेस हो रहे हैं, लॉसेस एडजस्ट हो रहे हैं, वो सारी चीजें तुम्हारी डेफर्ड टैक्स पीनल अप्रोच में इस्तेमाल होगी, अनलेस कि वो चीज परमानेंट डिफरेंस को रिफ्लेक्ट कर रही हो। क्या ये समझा पा रहा हूं मैं आपको? कॉपी कर ले सर ये सारी चीजें।